ठंडी हवा कैन बी अ ट्रिगर, ठंडी हवा से भी दिक्कत हो जाती है। ट्रिगर हो सकता है। घर के पास कंस्ट्रक्शन हो रही है जो आजकल दिल्ली एनसीआर में मोस्ट ऑफ द जगह पे हो रहा है, वो ट्रिगर हो सकता है। घर के अंदर खाना बन रहा है, छौंका लग रहा है, वो सूंघने में जा रहा है। अच्छा। घर में सफाई हो रही है, घर में अगरबत्ती का यूसेज है, घर में नया पेंट हुआ है, घर में कहीं सीलन है, कोई भी कॉस्मेटिक्स कैन कॉज प्रॉब्लम। डाई हो सकता है आपका, परफ्यूम हो सकता है, डिओड्रेंट हो सकता है, क्रीम्स हो सकते हैं। तो इनहेलर के अगर क्या ज़्यादातर इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनको हाई डोज चलता है, उनमें डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे? क्योंकि वो स्टेरॉइड है, कुछ पेशेंट में कभी कभी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। एस्थमा डेवलप हो रहा है तो कौन से इनिशियल सिम्टम्स होंगे जो कोई भी इंसान पहचान सकता है? चेस्ट टाइटनेस होना, सांस फूलना, सीटी ऐसी आवाज़ आना या खांसी आना, तो ये 4 लक्षण है। अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो आपको इवैल्यूएट करना चाहिए आपको एस्थमा के लिए। अपने पेशेंट को बोलता हूँ स्टीम एंड गागल्स करो। स्टीम एंड गागल्स कि जितना आप करोगे उतना वो बेटर रहेगा, कि जो भी आप गागल्स करके गंदगी निकाल दो, स्टीम कर लो कि जो भी गंदगी नाक में इकट्ठी है वो कोशिश करके आप निकाल दो। कि कहीं हमारे सामने किसी को अटैक तो नहीं आ रहा है अस्थमा का, तो हम कैसे पहचानेंगे एज अ नॉर्मल सिटीजन? अगर आप बाहर बैठे हो, उसको अटैक आ रहा होगा, गैस्पिंग ऑफ एयर होगा, लंबी लंबी सांसें ले रहा होगा, उसमें सीटी ऐसी आवाज़ आपको हो सकता है बाहर बैठे सुनते, हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, पेशेंट को सुनाई दे रही होगी, हो सकता है आपको बाहर बैठे हुए सुनाई दे जाए किसी मरीज की, तो सांस ले रहा है तो आवाज़ आ रही है इतनी तेज? इतनी तेज से, इसे बोलते हैं ऑडिबल व्हीज। अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि शायद अस्थमा का अटैक है। तो बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन हम क्या कर सकते हैं उस इंसान को काम डाउन करने के लिए? अगर आपके आसपास कहीं नेबुलाइजर या इनहेलर है तो आप वो प्रोवाइड करा सकते हो, नहीं तो टेक द पेशेंट टू इमरजेंसी। कुछ ऐसे गलतियां जो उस टाइम पर नहीं करनी चाहिए अगर किसी को अटैक आ रहा है अस्थमा का हमारे सामने? तो लोग क्या करते हैं, बहुत वेट करते हैं। हाँ। थोड़ी देर लगाते नहीं ठीक हो जाएगा, थोड़ा चेस्ट टाइटनेस है, पानी वानी पिलाने लगता है, पानी पिला लो, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा हो, पानी पिलाओगे। कि खाने की वो कौन सी चीज़ें हैं जो और एस्थमा को बढ़ा सकती हैं, तो वो कौन कौन से आइटम्स होंगे? कोल्ड आइटम्स जैसे कोल्ड बेवरेजेस वगैरह से कई पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। अगर हम वैसे डाइट की बात करें तो जैसे अपने दूध दही डेयरी प्रोडक्ट से कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं, राइस से कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं, चावल भी, चावल से करते हैं। ऑक्सीजन मतलब कितना नीचे चला जाता है कि अस्थमा जानलेवा हो जाता है? अगर वो 94 के नीचे जा रहा है, 94? अगर वो पहले किसी का 98 रहता था, वो अचानक 94 के नीचे जा रहा है, तो यू हैव टू रश टू हॉस्पिटल। कि एकदम इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो फिर वो क्या संकेत होंगे? अगर किसी को सांस फूलने लग जाए बहुत ज़्यादा, कि वो इनहेलर ले रहा है फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, चेहरा ब्लू पड़ने पड़ जाए, लिप्स ब्लू पड़ने पड़ जाए। ब्लू ओके, मतलब ऑक्सीजन की कमी दिखाते हैं। खत्म किया जा सकता है या सिर्फ कंट्रोल ही कर सकता है? अगर आप ट्रिगर हटा दोगे तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। अगर आपके ट्रिगर चलते रहेंगे तो ऑब्वियसली थेरेपी भी चलती रहेगी। मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता अगर ये एक बार डेवलप हो अगर एलर्जी कभी भी पूरी तरह से जाती नहीं। आपको पता है इंडिया में लगभग 3% पॉपुलेशन को अस्थमा की प्रॉब्लम है, यानी लगभग 30 से 35 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अस्थमा का शिकार हो रखे हैं। ऐसे में ये एक प्रॉब्लम इस तरह की होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा लोग जो है अफेक्ट होने लगते हैं, उनकी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है कई बार वो भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं अस्थमा के प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझना कि आखिर ये दिक्कत होती क्या है, इसके लक्षण क्या है, इलाज क्या है, और जो लोग अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ऐसे कौन से टिप्स हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में अपना करके इस प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम कर सकते हैं या ऐसे छुटकारा पा सकते हैं, तो आप एकदम परफेक्ट जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम अस्थमा पर ही हर एक डिटेल में बातचीत करके इसे बहुत ही विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनु मदान, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं रेस्पिरेटरी और स्लीप मेडिसिन मेदांता हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त इस टॉपिक पर बात करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आई एम श्योर आपके ओपीडीज में ज़्यादातर केसेस एस्थमेटिक पेशेंट्स के आ रहे होंगे। मौसम भी वैसा है, विंटर भी है, पोल्यूशन भी है, तो ये दोनों चीज़ें मिला करके अस्थमा को और ज़्यादा आई थिंक ट्रिगर ही कर रही हैं। और जहाँ तक हम भी न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं तो उस समय अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनके केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। तो सबसे पहले यही बताइए कि जिस तरह के एनवायरनमेंट में इस वक्त हम रह रहे हैं कि विंटर है, स्मोक भी है, पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या इन सब की वजह से अस्थमा के केसेस में ज़्यादातर इजाफा देखा गया है? एब्सोल्युटली, इस टाइम पे अस्थमा केसेस हमारे पेशेंट्स बढ़ जाते हैं।
कुछ न्यूली डायग्नोज्ड होते हैं और कुछ पुराने वाले होते हैं जिनकी वर्सनिंग हो जाती है। तो उसके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि अस्थमा होता क्या है। अस्थमा एक टाइप की एलर्जी है, ठीक है। अब कोई भी फॉरेन बॉडी अंदर जाएगी, चाहे वो धूल मिट्टी हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, जब बॉडी में घुसने की कोशिश करेगी तो बॉडी ट्राइज टू स्टॉप इट, वो रोके की कोशिश करेगी, ये अंदर नहीं जाना चाहिए मेरे। जैसे वो नाक में गया, पहले नाक रोकती है, कैसे रोकती है, छींके लाएगी, नाक बंद करेगी, नाक में पानी बनाएगी, ये नाक के डिफेंस मैकेनिज्म में, जिसको बोलते हैं कि नेजल एलर्जी है। धूल मिट्टी फिर भी अंदर चली गई, पोल्यूशन फिर भी अंदर चला गया, नाक से गले में और चेस्ट में आ गया। हमारी विंड पाइप इतनी बड़ी होती है, जैसे धूल मिट्टी आएगी ये श्रिंक कर जाती है। श्रिंक इसलिए कर रही है, ये भी नहीं चाहती कि ये गंदगी अंदर जाए। जैसे वो श्रिंक करती है हमें सिम्टम्स आने लगते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, सांस फूलना, चेस्ट टाइट लगना, सूखी खांसी बढ़ सकती है क्योंकि धूल मिट्टी यहाँ गई है, बॉडी को यहाँ से बाहर निकालनी है। एंड लास्टली वीजिंग साउंड, सीटी ऐसी आवाज आना, वो इसलिए है क्योंकि ट्यूब छोटी है, छोटी ट्यूब से कभी भी हवा जाती है तो आवाज करती है, जैसे बांसुरी में करती है। बांसुरी में कुछ होता थोड़ी है, छोटी ट्यूब है, फूंक मारो आवाज करती है। सिमिलरली भाई चेस्ट से भी ऐसे आवाज आने लगती है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज अस्थमा। ये 4 सिम्टम्स है अस्थमा के, चारों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है। तो कभी भी कोई ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहां पे बॉडी किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रही है, फॉर इंस्टेंस पोल्यूशन है तो बॉडी नहीं चाहती वो अंदर जाए, तो ये होगा। किसी चीज से पेशेंट को एलर्जी है, वो खेतों में चला गया, खेतों में किसी प्लांट से एलर्जी है तो दिक्कत होगी। घर में सफाई हो रही है, धूल मिट्टी हो रही है, उससे दिक्कत होगी। कॉमन ट्रिगर्स क्या है, अगर हम घर के बाहर की बात करें या घर के अंदर की बात करें, वो होते हैं, घर के बाहर की बात करो तो पोल्यूशन हो सकता है, ठंडी हवा कैन बी अ ट्रिगर, ठंडी हवा से भी दिक्कत हो जाती है। घर के पास कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो आजकल दिल्ली एनसीआर में मोस्ट ऑफ द जगह पे हो रहा है, वो ट्रिगर हो सकता है। घर के अंदर खाना बन रहा है, छौंका लग रहा है, वो सूंघने में जा रहा है। अच्छा। घर में सफाई हो रही है, इफ इट्स अ फीमेल, तो फीमेल्स क्या करती हैं, वो मेड के साथ साथ चलती है, नहीं वो साफ कर दो, वो साफ कर दो, तो वो एज ए रिजल्ट क्या है, धूल मिट्टी उनके सूंघने में भी जा रही है, तो प्रॉब्लम करती है। घर में अगरबत्ती का यूसेज है, घर में नया पेंट हुआ है, घर में कहीं सीलन है, कोई भी कॉस्मेटिक्स कैन कॉज प्रॉब्लम। डाई हो सकता है आपका, परफ्यूम हो सकता है, डिओड्रेंट हो सकता है, क्रीम्स हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। घर में प्लांट या एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, जिनसे आपको एलर्जी है, उनके फर वो जगह छोड़ देते हैं, वो आप सूंघते हो, तो आपको पहचानना पड़ेगा किस किस चीज से एलर्जी है। ये कॉमन ट्रिगर्स हैं, इसके अलावा भी किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली। कुछ चीजें हैं एलर्जी वाला पार्ट जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ है इरिटेंट, जैसे पोल्यूशन हो गया, स्मोक हो गया, जिससे एलर्जी की जरूरत नहीं है, वो इरिटेंट है बॉडी के लिए, वो सबके लिए, सभी के लिए है वो। ठीक है। अभी जैसे अगर ओपीडीज में आपके इतने सारे पेशेंट्स आ रहे होंगे, कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इस वक्त अस्थमा से? यूजुअली इस मौसम में वी टेंड टू हैव पेशेंट्स जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हो, या तो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। इन एज ग्रुप्स में ज्यादा ये सिम्टम्स मिलते हैं क्योंकि हाई रिस्क पॉपुलेशन बोलते हैं। इसके अलावा हम हाई रिस्क पॉपुलेशन बोलते हैं जिनको पहले से हार्ट या लंग की प्रॉब्लम्स है, प्रेगनेंसी है, तो ये हमारे हाई रिस्क बनाते हैं। तो ये पेशेंट्स ही ज्यादा आते हैं, एंड इन पेशेंट में सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि वो वर्सन करेंगे या इमरजेंसी आना पड़ेगा या हॉस्पिटल हमें भर्ती करना पड़ेगा। तो अगर जैसे कुछ ऐसे मौसम भी होते हैं जिसमें अस्थमा के जो केसेस ज्यादातर बढ़ जाते हैं, या सिर्फ सर्दियों में ही होता है? या सर्दियों में हो सकता है, किसी भी चेंज ऑफ सीजन में हो सकता है। कई पेशेंट्स को ये पीक गर्मियों में भी होता है। अच्छा। बारिशों में भी कुछ पेशेंट्स एट्रीब्यूट करते हैं। स्पेसिफिकली कुछ पॉलिनेशन सीजन होते हैं हमारे, जब पोलन्स वगैरह निकलते हैं, नवंबर दिसंबर हो गया, मार्च अप्रैल हो गया, तब उस पेशेंट्स को जिनको प्लांट से एलर्जी है वो सामने आते हैं। ओके। तो अगर जैसे जो लोग ऑलरेडी अस्थमा से जूझ रहे हैं, या फिर जिन लोगों का भी नया नया अस्थमा डेवलप हुआ है, उन्हें पता है कि हाँ मौसम बदलेगा तो उनका अस्थमा ट्रिगर करेगा, कुछ ऐसी चीजें जो वो पहले से ही अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए ध्यान में रख सकते हैं कि मुझे पता है कि मौसम बदलने वाला है, मेरा अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, तो मैं पहले ही ध्यान में रख लूं ताकि हो ही ना ये प्रॉब्लम? एब्सोल्युटली। पहली चीज तो अगर आपको पता है आपको अस्थमा है, दवाइयां ऑप्टिमम ले लें। कई पेशेंट्स क्या करते हैं कि वो उन्हें लगता है कि थोड़ा बहुत सिम्टम्स कम है, छोड़ दिया। पर अगर आपको पता है आपको अस्थमा है, इस सीजन में वर्सन होता है, तो बेटर स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। दूसरा, जैसे मैंने बोला, इट इज एलर्जी। अगर ये किसी चीज के अंदर घुसने से हो रही है तो आप उसे घुसना ही रोक दो। पहचान लो मुझे किस किस चीज से एलर्जी है, उसको अपनी लाइफ से हटा दो। दैट इज द बेस्ट क्योर। अपने ट्रिगर फैक्टर्स पहचानो और उसे हटा दो। दूसरा है, कुछ चीजें हैं, पोल्यूशन हो गया जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, वेयर अ मास्क। अपना 3 टाइप के मास्क आते हैं प्रेडोमिनेटली। कपड़े वाला आता है जो कॉटन वाला, वो ज्यादा कुछ नहीं होता, दैट इज 30 to 40% इफेक्टिव। ठीक है। सर्जिकल मास्क आता है जो हम डॉक्टर्स पहनते हैं, ब्लू एंड व्हाइट वन,
वो 50 to 60% रुकता है। N95 नाम में ही 95 है, इस 95 मतलब यही है कि वो 95% पार्टिकुलर मैटर को रोकेगा, तो दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव। तो अगर आप इसको प्रोलॉन्ग पहन रहे हो तो अगेन दैट इज नॉट गुड, यूजुअली आई डू नॉट एडवाइज। अगर बहुत प्रोलॉन्ग पहन रहे हो तो 3-4 घंटे से ज्यादा पहन रहे हो तो आई यूजुअली टेल माई पेशेंट्स कि थोड़ा ब्रेक दो, थोड़े देर सर्जिकल पहनो, क्योंकि क्या जितना आप स्ट्रॉन्ग मास्क पहनोगे अगर वो गंदगी को बाहर से अंदर आने में रोक रहा है, बट जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो वो तो अंदर ही मास्क में ही इकट्ठी है, अगली सांस में आप फिर खींचोगे। तो क्योंकि दिस केम इनटू लाइट ड्यूरिंग कोविड, जब हम बहुत टाइम तक मास्क पहन रहे थे। एक स्टडी मैंने खुद पे ही की थी, बिकॉज वी वर यूज्ड टू, हमें मास्क पहनने पड़ते थे काफी देर। तो मैंने जो देखा कि मेरा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल 6 घंटे के अंदर सिग्निफिकेंटली बढ़ गया था। अगर वो किसी पेशेंट का होता तो मैं उससे बोलता आईसीयू में एडमिट हो जा। ये हमने इंटरनेशनली एक जर्नल में छापा भी था। तो प्रोलॉन्ग्ड यूज मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आप थोड़ी देर पहन रहे हो, थोड़ी देर के बाद थोड़ा ब्रेक दो, सर्जिकल पहन लो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, फिर वापस स्विच कर लो, थोड़ा बीच में ब्रेक दे दो। तो दिस इज हाउ आई यूजुअली रिकमेंड वेयरिंग मास्क। क्योंकि एस्थमा के पेशेंट्स का एक कंसर्न ये भी रहता है कि अगर पोल्यूशन है, डस्ट है, इस तरह की चीजें हैं तो हम मास्क तो लगा के निकल जाएंगे, लेकिन मास्क पहनने से हमारा ये और ट्रिगर हो जाता है, तो फिर हम क्या करें, कैसे पहने? यूजुअली ट्रिगर से ज्यादा पेशेंट्स को ना आदत नहीं होती, हाँ, तो उन्हें सफोकेशन वाली फीलिंग आती है, वो आदत की बात है। वो थोड़ा टाइम पहनेंगे, जैसे कोविड में किसी को भी आदत नहीं थी, धीरे धीरे हम सबको आदत डेवलप हो गई, हम पहनने लग गए। सिमिलरली अगर ओवर द टाइम हम पहनेंगे तो हमें आदत पड़ जाएगी, बट डेफिनेटली हेल्प्स। मेरे पास कई पेशेंट्स हैं जिनको हर सीजन में दिक्कत होती थी, मैंने उन्हें बोला कि आप मास्क पहनना शुरू करो। दूसरी चीज मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ स्टीम एंड गागल्स करो। स्टीम एंड गागल्स जितना आप करोगे उतना वो बेटर रहेगा, कि जो भी आप गागल्स करके गंदगी निकाल दो, स्टीम कर लो कि जो भी गंदगी नाक में इकट्ठी है वो कोशिश करके आप निकाल दो, आपके सिम्टम्स थोड़े डेफिनेटली कम हो जाएंगे। तो एस्थमा के पेशेंट्स को क्या स्टीम और गागल थोड़ा अलग तरीके से करने चाहिए? नहीं, सादे पानी से स्टीम गागल्स हमें सफाई करनी है। हाँ। जितना आप करोगे, यूजुअली 2 से 3 बार इन दिन में, एटलीस्ट पोल्यूशन के सीजन में, दैट इज गुड इनफ। डॉक्टर, बहुत सारे एस्थमा के पेशेंट्स को जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो होता है इनहेलर का यूज करने में। टैबू भी है, लोग हिचकिचाते भी हैं कि हम पब्लिक स्पेसेस में या लोगों के सामने इनहेलर यूज करेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ इसे कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी है, या देखो ये तो पूरे टाइम इनहेलर पर ही रहता है। तो ऐसे में आप हमें प्लीज बताइए कि इनहेलर के फायदे क्या हैं और एस्थमा के पेशेंट्स के लिए ये कितना अच्छा है, और क्या यही एक है इस्तेमाल करने का? डेफिनेटली एस्थमा का मेन ट्रीटमेंट है, पहला तो प्रिवेंशन जैसे हमने बात की, दूसरा आता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स के अंदर चाहे वो हम इनहेल्ड फॉर्म में दें, चाहे वो इनहेलर के फॉर्म में हो, नेबुलाइजर के फॉर्म में हो, या टैबलेट फॉर्म में। जब पेशेंट बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो हम टैबलेट फॉर्म्स में देते हैं। तो दैट इज द मेन थेरेपी। जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिससे सिकुड़न आ रही है, उसको खोलना जरूरी है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इनहेलर्स का यूज करें। जहां तक बात है कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं, हाँ डेफिनेटली अगर आप उसे इरेगुलरली लोगे, जैसे कई पेशेंट्स ना SOS थेरेपी की तरह यूज करते हैं, इमरजेंसी में लेते हैं, बाकी टाइम सिम्टम्स भी हो तब भी नहीं लेते, तो उनका एस्थमा वर्सनिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो धीरे धीरे बिगड़ता चला जाता है। और जब ऐसे पेशेंट बिगड़ते हैं तो हमें ना स्टेरॉइड की गोली देनी पड़ती है, इंजेक्शन देने पड़ते हैं। तो स्टेरॉइड की गोली या इंजेक्शन होते हैं, उनकी डोसेज मिलीग्राम्स में होती है। जो हम इनहेल फॉर्म में देते हैं वो माइक्रोग्राम्स में होती है। बहुत डिफरेंस है। तो हमें ऑब्वियसली ज्यादा डोज देनी पड़ती है फिर, तो डेफिनेटली बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो टैबू है रिगार्डिंग यूज ऑफ इनहेलर्स, उस पर बात करनी चाहिए। आपने अच्छा हुआ इस पॉइंट को उठाया। कई पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमें इनहेलर नहीं लेना, दवाई दे दो, बेटी की शादी होने वाली है, घर में नहीं बता सकते, उनके ससुराल में नहीं बता सकते, दवाई दे दो, बच्चे स्कूल में से चिढ़ाएंगे। हमें इसे नॉर्मलाइज करना चाहिए। इट इज वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ग्लासेस पहनते हो। आपके आंखों के लिए ग्लासेस हैं, सांस के लिए इनहेलर है, तो बिल्कुल वो यूज करना चाहिए। एंड उसके फायदे ज्यादा हैं, नुकसान कम है। करेक्ट। तो इनहेलर के अगर क्या ज्यादातर इस्तेमाल से बहुत ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? अगर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिनको हाई डोज चलता है, उनमें डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे क्योंकि वो स्टेरॉइड है, तो कुछ पेशेंट में कभी कभी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, बट क्योंकि वो बहुत कम पॉपुलेशन है, हम उसमें इसलिए ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि उससे और टैबू का रिस्क हमारे पेशेंट्स में बढ़ जाता है। अगर हम उन्हें बोलेंगे नहीं इससे साइड इफेक्ट्स के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो फिर वो लेंगे नहीं। ऑल्दो ये जो साइड इफेक्ट्स की प्रोफाइल है बहुत छोटी है, तो इसलिए उस पर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे तो दैट विल स्केयर दी
पॉपुलेशन एग्जैक्टली। तो अगर किसी को ये समझना हो कि उनके लिए बेस्ट क्या है, इनहेलर है, दवाइयाँ हैं, नेबुलाइजर है, तो फिर ये कैसे समझेंगे? इनहेलर हो नेबुलाइजर हो, दोनों में दवाई एक ही होती है। ठीक है। अब इनहेलर ना 2 टाइप्स के आते हैं। तो कैप्सूल वाला आता है हम्म, जो तोड़ के लेते हैं, एक छोटे से रोटा कैप के इनहेलर्स आते हैं, उसमें डाल के लेते हैं। एक दबाने वाले इनहेलर आते हैं, एमडीआई जिन्हें बोलते हैं, मीटर डोज इनहेलर्स। तीसरा नेबुलाइजर। तीनों में दवाई एक ही होती है। तीनों के कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं पेशेंट प्रेफरेंस एंड लिमिटेशंस के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, जो कैप्सूल वाला है उसमें पाउडर फॉर्म में है। ठीक है। अगर वो पाउडर फॉर्म में है तो आपको ऑब्वियसली उसे खींचने के लिए ज्यादा ताकत लगती है। हाँ। अगर मरीज की इतनी क्षमता ही नहीं है, उसको ज्यादा सांस फूल रहा है, या वो एक्सट्रीम्स ऑफ एज है कि वो खींच ही नहीं सकता, या खींच के सांस नहीं रोक सकता, जो बहुत कॉमन होता है जब सांस फूल रही है, सांस नहीं रोक पाएगा, हाँ। तो वो काम नहीं करेंगे। तो उस केस में आप देखोगे किसी भी इमरजेंसी में मरीज जाता है तो उसे नेबुलाइजर देते हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि वो ज्यादा जोर से सांस नहीं खींच सकता और खींच के 10 सेकंड सांस रोक नहीं पाता। तो ये 2 प्री रिक्विजिट्स हैं टू यूज इनहेलर, चाहे वो कैप्सूल वाला हो चाहे एमडीआई वाला हो। तो अगर ये दोनों वो कर सकता है तो आप कोई भी इनहेलर चूज कर सकते हो। ठीक है। अगर आप वो ये दोनों नहीं कर सकते तो हम नेबुलाइजर प्रेफर करते हैं। ओके। नेबुलाइजर की अपनी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे और कोई वर्किंग पॉपुलेशन है, काम पे जाता है, उसको लगता है मैं 10 मिनट या 15 मिनट सुबह लूंगा, फिर 10 मिनट 15 मिनट शाम को लूंगा, तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर मैं अगर काम पे जा रहा हूँ तो घर वहां पे कैसे लूंगा, मुझे दिक्कत होगी। तो मुझे इनहेलर कैरी करना पड़ रहा है साथ में, वो भी टैबू लगता है लोगों को। अगर मुझे कैरी ही करना है तो फिर मैं वही ले लेता हूँ। तो मैं 2 चीजें क्यों रखूँ? करेक्ट। तो दोनों के कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज, दवाई में कोई डिफरेंस नहीं है। पेशेंट प्रेफरेंस एंड डॉक्टर प्रेफरेंस पे पेशेंट की कंडीशन देख के वो चूज किया जाता है। ओके। तो अगर जैसे किसी को एस्थमा का जो सिम्टम समझने हो कि क्या क्या लक्षण है जो बता रहे हैं कि हाँ शायद आप में एस्थमा डेवलप हो रहा है, तो कौन से इनिशियल सिम्टम्स होंगे जो कोई भी इंसान पहचान सकता है? इनिशियल सिम्टम्स जैसे मैंने बताया, अगर किसी को एलर्जी है, जैसे छींकें बहुत आती हैं, नाक बहती है, तो वो पर्सन इज प्री डिस्पोज टू एलर्जी। फैमिली हिस्ट्री है एस्थमा की, एलर्जी की, तो ये दोनों रीजन है जिसमें जिन पेशेंट्स में हम कहते हैं एस्थमा होने के चांसेस ज्यादा है। सिम्टम्स बात करें एस्थमा की क्या है, जैसे मैंने बात की, चेस्ट टाइटनेस होना, सांस फूलना, सीटीएसी आवाज आना या खांसी आना, तो 4 लक्षण है। अगर आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो आपको इवैल्यूएट करना चाहिए आपको एस्थमा के लिए। चारों लक्षण आ रहे हैं या कोई एक भी लक्षण आ रहा है तो आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। कितने टाइम तक अगर आ रहा है तो समझ जाना चाहिए? अगर आपको वीजिंग आ रहा है, जैसे मैंने वीजिंग बताया, वो होता है इसलिए कि ट्यूब छोटी है, तो इमीडिएटली आप जाके दिखा सकते हैं। किसी को सांस फूल रहा है, अगेन समवन शुड सी समवन इमीडिएटली। अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा चल रही है तो आप जाके दिखाइए कि आपको खांसी क्यों चल रही है। ओके। तो ये 4 इनिशियल सिम्टम्स होते हैं मोस्टली। और अगर किसी में ये जो सिम्टम्स है ये इतने बढ़ जाएं कि एकदम इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो फिर वो क्या संकेत होंगे? अगर किसी को सांस फूलने लग जाए बहुत ज्यादा, क्यों इनहेलर ले रहा है फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, चेहरा ब्लू पड़ने पड़ जाए, लिप्स ब्लू पड़ने पड़ जाए। ब्लू ओके। मतलब ऑक्सीजन की कमी दिखाता है। आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा, उंगली में लगाया, उसमें सैचुरेशन कम आ रहा है। एस्थमा में यूजुअली अगर कंट्रोल हो तो सैचुरेशन या ऑक्सीजन लेवल्स कम नहीं होते। अगर वो कम होने लगे तो मतलब इट इज अ डेंजर साइन। ओके। बेहोशी आने लगे, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर इमरजेंसी, कि आपको इमरजेंसी में जाके अभी दिखाना चाहिए। अगर एस्थमा का अटैक पहचानना हो कि कहीं हमारे सामने किसी को अटैक तो नहीं आ रहा एस्थमा का, तो हम कैसे पहचानेंगे एज अ नॉर्मल सिटीजन? अगर आप बाहर बैठे हो, उसको अटैक आ रहा होगा, गैस्पिंग ऑफ एयर होगा, लंबी लंबी सांसें ले रहा होगा, उसमें सीटीएसी आवाज आपको हो सकता है बाहर बैठे सुन, हम स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, पेशेंट को सुनाई दे रही होगी, हो सकता है आपको बाहर बैठे हुए सुनाई दे जाए किसी मरीज की, तो सांस ले रहा है तो आवाज आ रही है इतनी तेज इसे बोलते हैं ऑडिबल व्हीज। अगर ये सब सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि शायद एस्थमा का अटैक है। और इस टाइम पे अगर एस्थमा का अटैक आ जाए तो बीइंग अ रिस्पांसिबल सिटीजन हम क्या कर सकते हैं उस इंसान को काम डाउन करने के लिए? अगर आपके आसपास कहीं नेबुलाइजर या इनहेलर है तो आप वो प्रोवाइड करा सकते हो, नहीं तो टेक द पेशेंट टू इमरजेंसी। कुछ ऐसे गलतियां जो उस टाइम पर नहीं करनी चाहिए अगर किसी को अटैक आ रहा है अस्थमा का हमारे सामने? तो लोग क्या करते हैं, बहुत वेट करते हैं। थोड़ी देर लगाते नहीं ठीक हो जाएगा, थोड़ा चेस्ट टाइटनेस है, पानी पिलाने लगता है, पानी पिला दो। पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा हो, पानी पिलाओगे तो जब जोर जोर कहते हैं ना, खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। क्यों कहते हैं ये? इसलिए कहते हैं कि जब खाते हुए बोलोगे तुम्हारी विंड पाइप खुल जाएगी और जो भी खाओगे वो विंड पाइप में चला जाएगा। जब हम खाते हैं तो विंड पाइप बंद हो जाती है, जब हम बोलते हैं विंड पाइप खुल जाती है। अब दोनों साथ में करोगे तो जब खाते हुए भी वो विंड पाइप खुली है तो खाना अंदर जा सकता है। अब वो सांस लेना चाहता है, उसकी विंड पाइप का जो वोकल कॉर्ड जब खुले हैं, अगर आप वो खुले हैं, आप उसमें पानी पिलाओ
तो वो अंदर भी जा सकता है उसकी सांस की नली में। हम्म, तो बेसिक तो है कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ज़्यादा वेट नहीं करना, आपको दिक्कत हो रही है तो आप लेके जाओ। तुरंत। अगर आसपास अस्पताल नहीं है कि जल्दी नहीं पहुंच पा रहे या कोई डॉक्टर नहीं है, कई बार पेशेंट्स अकेले ही रहते हैं घर पे, वो उस कंडीशन में नहीं रहते हैं, तो उस वक्त वो क्या कर सकता है अगर अस्थमा नेबुलाइजर है? का अरेंज करें एंड हम्म, नेबुलाइजर लें। तुरंत। बहुत सारी दवाइयाँ हैं नेबुलाइजर की जो आप हैंडी रख सकते हैं, जैसे हम्म, कि ब्रांड नेम आ जाएंगे फिर। हाँ, मतलब आप जेनेरिक नेम बता दीजिए। और फॉर्मेट्रॉल करके दवाइयाँ आती हैं, स्टेरॉइड करके जो नेबुलाइजर आते हैं, जिनके कॉम्बिनेशन वो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे ठीक है, वो कंट्रोल में आ जाए तब कंट्रोल के में लिए। आ फिर सकता आप उसके बाद जाइए दिखाने के लिए, है। क्योंकि हो सकता है कि इतनी दिक्कत हो तो आपको टैबलेट या इंजेक्शन फॉर्म में स्टेरॉइड देना पड़े। ओके, तो अगर कोई जो पेशेंट है उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया, तो हम्म। कितने टाइम फ्रेम में उन्हें तुरंत दिखाने की ज़रूरत होती है? क्योंकि अगर बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं और जो नॉर्मल हो जाता है तो बोलते हैं नहीं दिखाएँगे, अब छोड़ दो, जाने दो। लेकिन ज़रूरी है दिखाना, तो वो कौन-सा टाइम फ्रेम समझें? इमीडिएटली तुरंत। अगर किसी का सैचुरेशन कम हो रहा है, जैसे डेंजर साइंस जो बताए, अगर सैचुरेशन कम हो रहा है, चेहरा नीला पड़ रहा है, बेहोशी आ रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, रेस्पिरेट रेट बहुत ज़्यादा है, वो लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये सारे डेंजर साइंस हैं। कि इन वेट नहीं इन केस करना में है। वेट नहीं करना, इमीडिएटली जाना है। और अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अस्थमा के पेशेंट्स में, तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है? अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कम हो जाए तो हमें छोटा वेंटिलेटर, बैकअप मशीन या बड़ा वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है मरीजों को। ओके। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी आ जाए मरीज, हम नेबुलाइज वगैरह करके स्टेरॉइड देके कंट्रोल कर सकें, तो मरीज के लिए बेहतर रहता है वो। बिल्कुल। अस्थमा क्या है डॉक्टर, एक ऐसी बीमारी है जो लाइफ टाइम रहती है, अगर एक बार हो गई तो, या कभी भी वो ठीक होकर रिवर्स की जा सकती है? लेकिन कुछ बच्चों का जो बचपन में होता है, हुँ, वो एडोलेसेंट आते आते कुछ बच्चों का बेटर हो सकता है। ठीक है। मगर जैसे मैंने बोला कि एलर्जी है, हुँ, अगर आपके सामने एलर्जी की चीज़ आती रहेगी तो वो ट्रिगर होता रहेगा। हुँ, अगर आप हटा सकते हो जो जो आपके ट्रिगर्स हैं, हुँ, मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे 2 कलीग्स हैं, एक की वाइफ को अस्थमा था, एक के बच्चे को अस्थमा था। ओके, एक यूके शिफ्ट हो गया, एक गोवा शिफ्ट हो गया, एंड दोनों वहाँ जाके खुश खुश हैं। है, क्योंकि उनके जो ट्रिगर्स थे यहाँ पे हुँ, वो कंट्रोल हो गए। तो ट्रिगर्स अगर हमें समझने हो हमारी ऑडियंस को आसान भाषा में, कि हम्म। क्या-क्या जेनेरिक ट्रिगर्स हो सकते हैं, जो शायद ये अस्थमा के पेशेंट्स में जो है वो प्रॉब्लम को और बढ़ा सकते हैं, तो वो कौन-कौन से ट्रिगर्स होंगे? जैसे हमने बात की थी, पोल्यूशन हो सकता है घर के बाहर, पॉल्यूशन। घर के पास कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हुँ, वो हो सकता है। तीसरा, घर के अंदर अगर हम बात करें तो चौका लगना, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स या कॉस्मेटिक्स का यूसेज, अगरबत्ती का यूसेज, हुँ, न्यू पेंट्स, घर में सीलन आना, हुँ, घर में वो प्लांट्स या पेट्स है जिनसे एलर्जी है, धूल मिट्टी का एक्सपोजर हो रहा है घर में, झाड़ू वगैरह। झाड़ू वगैरह लग रही है। कई बार क्या होता है, गर्मी से सर्दी के टाइम पे लोग कपड़े निकालते हैं अलमारी से, हाँ, उसे झाड़ते हैं, और वो जो उसमें डस्ट इकट्ठा है वो सूंघ लेते हैं, उससे फिर भी दिक्कत हो अच्छा, जाती उससे भी है। हो सकती है प्रॉब्लम? तो अगर हुँ, कुछ भी ऐसे एक्सपोजर आप कर रहे हो तो आपको कोशिश कीजिए कि मास्क पहन के कीजिए, कि एटलीस्ट अब जो अकेला रहता है घर में, खाना तो बनाएगा ही, हाँ। वैसा तो नहीं खाना बनाना छोड़ हुँ, देगा, हुँ, हुँ, तो उस टाइम पे मास्क पहनना है, वो सूंघने में नहीं जाना है। चिमनी सिस्टम अच्छा कीजिए, हुँ, वेंटिलेशन अच्छा कीजिए घर में, कि वो अंदर ना जाए। ठीक है। ये जो फ्लोर डिटर्जेंट्स वगैरह आते हैं, कई बार उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स या परफ्यूम्स भी रहते हैं, तो क्या इन सब से भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है? बिल्कुल, एनी पंजेंट स्मेल, हुँ, चाहे वो डिटर्जेंट्स हो, चाहे वो क्लीनर्स हो, हुँ, इनसे ट्रिगर हो सकता है अस्थमा। अगर स्पेसिफिकली आप यूज़ करो और आपको लगता है कि जब भी मैं यूज़ करती हूँ दिक्कत होती है, देन अवॉइड इट। अवॉइड इट। नेल पेंट्स वगैरह जो रहते हैं, एनी कॉस्मेटिक्स। एनी कॉस्मेटिक्स। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको अस्थमा है तो हर नेल पेंट से होगा, हाँ, ज़रूरी नहीं है नेल पेंट से होगा। ठीक तो है। अगर आपको पता है कि आप जब भी यूज़ करते हो प्रॉब्लम होती है, हुँ, हुँ, हुँ। तो अवॉइड कीजिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आई, वो कहती है जब भी मैं सिर धोती हूँ रात को मुझे दिक्कत हो जाती है। रात में सिर धोने से? मैंने कहा रात को क्यों धोते हो? कहती हो डाई वगैरह लगाती हूँ, उसके बाद हो जाती है। तो डाई। डाई वाज द रीजन फॉर हर। ओके, तो मतलब ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। कई लोगों को जैसे कि किसी चीज़ की स्मेल से भी होने लगता है। हम्म। मेहंदी की स्मेल हो गई, या हम्म। फिर पेट्रोल की स्मेल बहुत सारे हम्म। लोगों को नहीं बर्दाश्त हो पाती हम्म। है, पेंट्स वगैरह हम्म। की स्मेल, तो ये हम्म। सारे ट्रिगर्स हो सकते हाँ हैं। जी। आपके पेशेंट ज़्यादातर कौन से ट्रिगर फैक्टर्स लेकर के आते हैं मोस्टली? पोल्यूशन होता है, पेंट्स कई पेशेंट बोलते हैं, कॉस्मेटिक्स बोलते हैं, छौंका लगाना बोलते हैं कि मैंने तो खाना बनाना ही छोड़ दिया, अच्छा, कि जब भी लगाती हूँ छौंका लगता है तो सूंघने में चला जाता है। ओके। धूल मिट्टी से तो बहुत कॉमनली हुँ, लोग हुँ, बोलते हैं। कुछ लोग खाने की चीज़ों से ही बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जब मैं दूध दही कुछ लेता हूँ, डेयरी प्रोडक्ट्स हुँ, लेते हुँ, हूँ, हुँ, हुँ। चावल लेती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। बट आई डू हैव पेशेंट्स जिनको चीकू या केले से भी एलर्जी है। चीकू केले से भी? चीकू केले से उन्होंने पहचाना, इसलिए उन्हें पता है।
ओके। उन्होंने कोशिश की, जब भी मैं कुछ खाता हूँ, जब भी चीकू खाता हूँ तो मुझे दिक्कत हो जाती है, जब भी केला खाता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो हो सकता है वो कुछ और निकल के आई, ये तो कॉमन चीजें बोली हमने, बट वो कुछ भी हो सकता है अंडर द सन, धरती पे कुछ भी वो आपका ट्रिगर बन सकता है। हमारी चीज के लिए टेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल, खुद ही अनगिनत पहचानना चीजें पड़ेगा। खुद ही पहचानेंगे तो बेटर रहेगा। टेस्ट जो आते हैं वो 30 या 40 या 50 चीजें टेस्ट कर लेगा जो कॉमन है। बट सारी चीजें तो नहीं हो पाएंगे। हम्म। तो बीइंग अ डॉक्टर, जैसे आपके पास जो पेशेंट्स, आपने कहा कि ये सारी चीजें लेकर के आते हैं, तो अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक फूड आइटम्स की समझने की कोशिश करें कि खाने की वो कौन सी चीजें हैं जो और एस्थमा को बढ़ा सकती हैं, तो वो कौन कौन सा आइटम्स होंगे? कोल्ड आइटम्स, जैसे कोल्ड बेवरेजेस वगैरह से कई पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। अगर हम वैसे डाइट की बात करें तो जैसे अपने दूध दही डेयरी प्रोडक्ट से कई पेशेंट कंप्लेन करते हैं, राइस से कुछ पेशेंट कंप्लेन करते हैं, चावल भी? चावल से करते हैं। जरूरी नहीं है सबको हो, अगेन हाँ, कुछ पहचानना है कि आपको है उससे या नहीं। जो फूड एलर्जी कॉजिंग एस्थमा है वो सबसेट है 5 या 10% सब एस्थमेटिक्स का। हो सकता है आप 90% में इसको फूड से है ही नहीं, तो पहचानना जरूरी है आपको फूड से है भी या नहीं। बिल्कुल। कॉमन फूड्स ये हैं। इसके अलावा पैकेज फूड्स जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं, उनसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो किसी भी चीज जिससे एसिडिटी होती है, चाहे वो स्पाइसी फूड्स हो, चाय कॉफी ज्यादा लेते हो, क्योंकि उससे जब एसिडिटी बनेगी तो एसिडिटी से भी एस्थमा फिर ट्रिगर हो जाता है। Okay. तो ये कॉमन ट्रिगर्स है जो पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या काफ़ी ज़्यादा एक्सर्ट हो जाते हैं तो भी एस्थमा ट्रिगर हो जाता है कि आज उन्होंने बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ ली तो एस्थमा ट्रिगर हो गई। इस तरह की दिक्कत भी होती है? हाँ, एक छोटा वेरिएंट है जिसे बोलते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा। ओके। तो नॉर्मली क्या है कि लोग कंफ्यूज करते हैं थकावट को और एस्थमा को। थकावट है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, आपको सांस मिल रहा है, आप थोड़ी देर बैठे ठीक हो गए। अगर एक्सरसाइज के टुवर्ड्स द एंड वो स्टार्ट होता है, बंद करने के बाद भी दिक्कत चलती रहती है, प्रोडोमिनेटली सीटी ऐसी आवाज आ रही है, खांस रहा है मरीज, तो दैट कैन बी अ साइन कि वो एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा का वेरिएंट हो। तो ऐसे में फिर इन पेशेंट्स को क्या एक्सरसाइज या वर्कआउट तुरंत बंद कर देना चाहिए या कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीजें करनी चाहिए? इन केस में या तो हम पेशेंट को बोलते हैं आप इनहेलर लेके स्टार्ट करो, ठीक है, या मॉन्टेलुकास नाम की दवाई आती है वो लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो एस्थमा के अगर मरीजों के लिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइज या कुछ ऐसे चीजें समझनी हो कि हाँ बॉडी को तो फिट रखना ही है इवेंचुअली, लेकिन ज्यादा एक्सरसाइज कर ली तो एस्थमा भी ट्रिगर हो सकता है, तो क्या करें फिर? नहीं, एस्थमा कंट्रोल रखना है, बट एक्सरसाइज को कंट्रोल नहीं करना। अगर एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मतलब एस्थमा कंट्रोल नहीं है। ओके। अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूं, डेविड बेकहम, माइकल फेल्प्स, अब दोनों इससे बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स तो नहीं है वर्ल्ड में जो अब तक रहे, दोनों का एस्थमा था, बट खेलते हुए कोई बता ही नहीं सकता। एक है 7 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट, तो अगर उसको प्रॉब्लम नहीं थी, वो एस्थमा में बावजूद सब कर सकते, तो आप भी कर सकते हैं। बस ये कि एस्थमा कंट्रोल रखना है, अपने ट्रिगर्स पहचानना है, उसे ट्रीट करना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम सोचते हैं कि नहीं मुझे सांस फूलेगा मैं करूंगी नहीं, तो दैट कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स। एग्जैक्टली। तो एक्सरसाइज नहीं रोकनी, एस्थमा कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करें एस्थमा फिर हम? जो भी रिक्वायर्ड मेडिकेशन है अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलिए, ट्रिगर्स पहचानिए, जो रिक्वायर्ड मेडिकेशन है वो स्टार्ट कीजिए। अच्छा डॉक्टर, आपने जैसे इन सब चीज़ों पर तो बात कर ली, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स पर होते हैं कि हाँ इन्हें एस्थमा होगा ही होगा, या ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा खतरे वाले ग्रुप में आते हैं एस्थमा होने के? जैसे मैंने बात की, किसी को कोई भी एटोपी है, मतलब एलर्जी के सिम्टम्स हैं, तो उसमें आगे जाके बाकी एलर्जी के सिम्टम्स विच इंक्लूड्स एस्थमा हो सकते हैं। हो सकता है पहले किसी को सिर्फ खांसी जुकाम रहता हो, बार बार जुकाम हो, तो अगेन 20-30% में वो ओवरलैप करता है। जिसको खांसी जुकाम भी है, रिकरेंट जुकाम होता है, उसमें एस्थमा हो सकता है। तो कोई भी एलर्जी के सिम्टम्स हैं तो उनमें रिस्क ज़्यादा है। अगर कोई ऑक्यूपेशन है आपका ऐसा जिसके अंदर एक्सपोजर ज़्यादा होते हैं, स्मोक करते हैं, या माइनिंग इंडस्ट्री है, या जहाँ धूल मिट्टी काफ़ी होती है, या फैमिली हिस्ट्री है आपकी, तो इन सब मरीजों में डेफिनेटली रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है। अच्छा, बच्चों में जब एस्थमा होता है तो उन्हें लगता है कि इतने कम उम्र में एस्थमा हो गया तो अभी से ही उनके जो ऑर्गन्स है वो अफेक्ट होने लगेंगे, तो इस बात में सच्चाई होती है कि अगर कम उम्र में होगा तो वो आगे तक रहेगा भी और बचपन से ही उनके ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा? नॉट नेसेसरीली। अगर उनको बचपन में हुआ है, हो सकता है एडोलेसेंट आते आते ठीक हो जाए, मगर उसको ठीक होने के लिए भी आपको पहले एस्थमा कंट्रोल करना पड़ेगा। कई लोग क्या गलती करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चों को बचपन से ही दवाई की आदत पड़ जाएगी, तो दवाई नहीं देते। अगर एस्थमा जैसी कंडीशन है लंग में, जो लंग में इन्फ्लेमेशन कर रही है, तो लंग की ग्रोथ भी हैम्पर होने लगती है। अगर लंग की ग्रोथ हमें करवानी है उस एज ग्रुप में, तो बहुत ज़रूरी है कि हम
अस्थमा को भी कंट्रोल रखें। बिल्कुल। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे लोगों को अस्थमा डेवलप हो जाता है, तो इस टाइम पर फिर क्या किया जा सकता है? एब्सोल्युटली सेम थेरेपी रहती है, सेम। इनहेलर, नेबुलाइजर जो भी रिक्वायर्ड है मरीज के लिए वो दिया जाता है। ओके। तो दोज आर सेफ। बात यह है कि हम मानते हैं कि अगर किसी को ये दिक्कत है तो ऑक्सीजन लेवल्स कम नहीं होने चाहिए। अगर मदर के ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, अस्थमा कंट्रोल नहीं होगा, तो बच्चे को ज्यादा इफेक्ट करेगा वो। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी को अस्थमा डेवलप हो गया है तो उनके बच्चे को भी होगा वो? नहीं है, जरूरी नहीं उनके बच्चे को अस्थमा डेवलप हो, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो तो वो उससे हो सकता है। मगर अस्थमा जो है जेनेटिक डिजीज कह सकते हो आप, फैमिली में रन करता है, मदर को है तो हो सकता है आगे जाके डेवलप हो सकता है ना हो, बट अगर फैमिली हिस्ट्री है तो चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। अगर अस्थमा बहुत लंबे समय तक कंट्रोल में ना रखा गया हो तो उससे और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? अगर अस्थमा ज्यादा टाइम कंट्रोल में ना रखा जाए तो वो एक फॉर्म ऑफ अस्थमा बनाते हैं, रीमॉडल्ड अस्थमा। मतलब अस्थमा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी पोल्यूशन आएगा, कोई ट्रिगर आएगा, फॉरेन बॉडी आएगी, वो सिकुड़ जाएगा, दवाई लोगे, एक्सपोजर खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर काफी टाइम तक आप उसको ऐसे कंस्ट्रक्टेड रखोगे तो परमानेंटली कंस्ट्रक्शन की तरफ जाने लगता है, छोटा ही रह जाता है, सो बोलते हैं रीमॉडल अस्थमा। तो वैसे अस्थमा के सिम्टम्स बीच में रेमिशंस देते हैं, मतलब बीच में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो ये जो सिम्टम्स है परसिस्टेंट बन जाते हैं, हर वक्त ही मरीज को चले जा रहे हैं। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम है। एंड किसी के ऑक्सीजन लेवल्स कम होने लगे जो परसिस्टेंटली छोटा है तो पूरी बॉडी इफेक्ट करने लगता है, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होती है, तो फिर पूरी बॉडी इज अफेक्टेड। तो अगर लॉन्ग टर्म में अस्थमा उनको रह ही रहा है तो कुछ ऐसी चीजें होती है कि एकदम ये अस्थमा जानलेवा भी बन जाता है? एब्सोल्युटली, जैसे मैंने आपको डेंजर साइंस बताए, तो ऑक्सीजन मतलब कितना नीचे चला जाता है कि अस्थमा जानलेवा हो जाता है? अगर वो 94 के नीचे जा रहा है, 94? अगर वो पहले किसी का 98 रहता था, वो अचानक 94 के नीचे जा रहा है तो यू हैव टू रश टू हॉस्पिटल। कोई ऐसा केस है जिसमें अस्थमा की वजह से किसी की जान भी चली गई? हाँ, जो हमारी ग्लोबल गाइडलाइंस है, जीना बोलते हैं हम उसे, इंटरनेशनली पब्लिश करते हैं हर साल गाइडलाइंस को। पहले वो कहते थे कि माइल्ड अस्थमा टर्म रखने के लिए, उन्होंने ग्रेजुअली बोला कि माइल्ड अस्थमा टर्म नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे ना पेशेंट को लगता है कि वो माइल्ड है, वो इनहेलर छोड़ सकता है। एंड इन्हीं केसेस में सबसे ज्यादा फिर हमें प्रॉब्लम होती है, एंड इन्हीं में ही रिस्क डेथ के बढ़ जाते हैं। जो माइल्ड होता है वो सोचता है कि मुझे कभी कभी दिक्कत होती है, तो वो जो SOS वाले इनहेलर आते हैं, सैल्ब्यूटामॉल दवाई जिसमें होती है, तो उसे एक दो पफ लिया, थोड़ा बेटर लग गया, तो उसी से काम चलाते रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि जब जो सिर्फ मरीज ये यूज करते हैं उनमें डेथ रेट भी ज्यादा होता है। अच्छा। जो सिर्फ SOS वाली सैल्ब्यूटामॉल थेरेपी यूज करते हैं। ओके। तो अगर अस्थमा को हम चाहते हैं कि कंट्रोल में रखें, जानलेवा ना बने, कोई एक एक्शन प्लान है जो आपके हिसाब से हमारी ऑडियंस जान समझ सकती है कि हाँ हमें अस्थमा है, पता है, ये चीज करेंगे तो हम लंबे टाइम तक खुद को बचा करके रख सकते हैं? जब हम अस्थमा एक्शन प्लान की बात करते हैं तो हम अपने मरीज, उसका पर्पस ये है कि मरीज को हम बता पाए, एक तो हमने प्रिस्क्रिप्शन दी है उसको कि अभी ये लेना है। एक्शन प्लान का पर्पस है कि कभी एग्जैसरबेशन हो जाए, कभी अचानक बढ़ जाए, तब तुम्हें क्या करना है। तो दिस इज व्हाट वी रेफर टू एज एक्शन प्लान। तो उस केस के लिए अंदर हम सजेस्ट करते हैं, अगर कोई मरीज है जिसको अचानक दिक्कत होगी तो उन्हें बोलते हैं कि आप नेबुलाइजर ले लो, घर पे ले लो। नहीं होता, अगर आप शहर के बाहर गए हुए हो तो हमें डोज बता देते हैं स्टेरॉइड की। अगर आपको ये सिम्टम लगे, वीजिंग जैसा साउंड लगे, आप पहचान पा रहे आपको अस्थमा जैसे ही सिम्टम हो रहे हैं, तो शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड अपने आप शुरू कर देना। अगर जुकाम हो रहा है बार बार तो मोंटेलुकास्ट की दवाई आती है, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो। लीवोसिट्राजिन मोंटेलुकास्ट के कॉम्बिनेशन आते, वो स्टार्ट कर सकते हो कि जुकाम कंट्रोल में रहे। जुकाम कंट्रोल में रहेगा तो अस्थमा भी कंट्रोल रहने के चांसेस हैं। बिल्कुल। ये चीजें हम जब बिना मरीज को देखे हम कभी कभी सजेस्ट कर देते हैं। मेरे एक टीचर होते थे, वो पोल्यूशन आने से पहले, दिवाली से पहले सजेस्ट करते थे कि अगर मरीज को अस्थमा है तो बोलते थे कि स्टेरॉइड शुरू कर दो तुम पहले से, दिवाली के 3 दिन पहले, दिवाली के 4 दिन बाद तक। अच्छा। प्रोफाइलैक्टिकली बोलते हैं ऐसे हम कि प्रिवेंशन समझ लो आप, कि उन्हें पता है इस सीजन में इस टाइम पे दिक्कत होगी तो आप पहले से ही शुरू कर दो। तो ये चीजें हैं। हालांकि ज्यादा लोग प्रेफर नहीं करते ऐसे स्टेरॉइड देना, एंड पेशेंट भी आजकल अवॉइड करते हैं ऐसे स्टेरॉइड लेना। तो आप नेबुलाइजर ले सकते हो अचानक दिक्कत हो, बट अगर टैबलेट लेने की जरूरत पड़ रही है तो आप किसी को दिखा के लो तो बेटर रहेगा। बट अगर आप नहीं है ऑप्शन आपके पास तो टैबलेट स्टेरॉइड का हम यूजुअली अपने पेशेंट को सजेस्ट कर देते हैं, आप ये ले सकते हो। इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? डेफिनेटली स्टेरॉइड गोली के तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? अगर कई पेशेंट्स क्या है कि उन्हें स्टेरॉइड गोली से बेटर रिलीफ आता है एंड ऑब्वियसली डोज ज़्यादा है तो उन्हें अच्छा भी लगता है, तो वो कंटिन्यूसली सोचते हैं इनहेलर क्या लेना, गोली लेते रहते हैं, तो उनमें साइड इफेक्ट ज़्यादा देखते हैं।
5 से 7 दिन में इतने साइड इफेक्ट्स नहीं आते, जब वो लंबा लेते हैं 2-3 हफ्ते महीने। क्या क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स? स्टेरॉइड से अगर हम बात करें तो शुगर बढ़ा सकता है, आप बीपी कंट्रोल के बाहर कर सकता है, आंखों में मोतिया, काला मोतिया, सफेद मोतिया कर सकता है, इन्फेक्शन के रिस्क बॉडी में कहीं पर भी बढ़ा सकता है। ओके। तो वो जब डायबिटीज मरीज को इन्फेक्शन होता है तो ट्रीट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टेरॉइड कर सकते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अननेसेसरीली ना लिया जाए। इनहेलर और नेबुलाइजर का यूज जो है वो ज़्यादा बेटर होता है। बिल्कुल। अस्थमा के जो मरीज होते हैं, जैसे आपने कहा कि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं लेते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि जब उनको अटैक आ रहा है, ट्रिगर्स हो रहे हैं तभी लेंगे। कितनी ज़रूरी है समय पर अस्थमा के मरीजों को दवाइयाँ लेना, और अगर वो नहीं लेंगे तो कौन से इमरजेंसी सिचुएशन में वो लैंड कर सकते हैं? अगर टाइम पे आप दवाई नहीं लोगे या फिर एसओएस वाली थेरेपी लोगे, तो जैसे मैंने आपको जीना गाइडलाइन का कोट किया था, कहते हैं डेथ रिस्क बढ़ जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो बात करते हैं कि जब भी कभी किसी को एग्जैसरबेशन हो या सैल्ब्यूटामॉल थेरेपी लेनी पड़ती है तो स्टेरॉइड के साथ लेनी है, इनहेल्ड स्टेरॉइड के साथ, कि वो इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल करे, सिर्फ एसओएस वाला काम ना करे। अगर किसी को दिक्कत होती है ऐसी, मरीज वेंटिलेटर पे भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। ओह माय गॉड, ठीक है। That is why it is very important we control asthma. बिल्कुल। डॉक्टर, इनहेलर या नेबुलाइजर लेने का कोई सही तरीका भी होता है? क्योंकि कई बार लोग गलत तरीके से भी लेते हैं तो उनका अस्थमा और ट्रिगर हो जाता है या उनको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलता। तो आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं, तो प्लीज आप बताइए कि इनहेलर या नेबुलाइजर कोई ले रहा है अस्थमा का मरीज, तो उसको लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए? जब भी कोई इनहेलर लेता है, जैसे हमने बात की, जरूरी है कि हम ये दवाई को लंग्स तक पहुंचाएं। तो अगर आप कोई भी रोटा कैप वाला ले रहे हो या एमडीआई वाला ले रहे हो तो हमें दवाई अंदर पहुंचानी है। तो इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। आप जोर से कब खींच पाओगे? जब आप जोर से सांस छोड़ोगे। तो आप हम पेशेंट को बोलते हैं जोर से सांस छोड़ो, जितना खाली कर सकते हो खाली करो, फिर एक ही झटके में उसे लंबा खींचो, जितना अंदर तक पहुंचा सकते हो दवाई को पहुंचाओ। एक बार दवाई पहुंच गई अंदर, फिर उसे 10 सेकंड दो कि वो काम करे। होल्ड योर ब्रेथ फॉर 10 सेकंड, देन एक्सहेल आउट। तो ये टेक्निक है, जब हम किसी भी रोटा कैप दो या कोई भी इनहेलर दो तो ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़्यादातर दवाई में स्टेरॉइड होता है। तो हम बोलते हैं उसके बाद गरारे जरूर कर लें, कि जो भी गले में दवाई डिपॉजिट हो जाती है वो निकाल दें। जो काम की दवाई है वो लंग्स में जा चुकी है, जो गले में रह गई वो सिर्फ साइड इफेक्ट करेगा। और नेबुलाइजर में ऐसा कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है, वो तो आपने मशीन ऑन की, भाप आने लगेगी, मुंह पे लगाना है और लंबी लंबी सांसें लेनी है, तो दैट विल वर्क। तभी जो क्योंकि नेबुलाइजर की ऐसा कोई प्रॉब्लम टेक्निक नहीं है, तो सबके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, डूज एंड डोंट्स अगर समझने हो कि अस्थमा के मरीजों को क्या करना चाहिए, क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए, सो दैट कंट्रोल में भी रहे अस्थमा और ज्यादा उनको परेशान ना करे, तो वो क्या होंगे कुछ मेजर चीजें? पहली चीजें तो, अगर हमें कंट्रोल में रखना है अस्थमा, तो 2-3 चीजें हैं। तो पहले तो थेरेपी में कि आप जो आपको थेरेपी एडवाइज्ड है उसको आप रेगुलरली लें। कौन कौन सी थेरेपी होती है? जो इनहेलर है, अगर आपको एडवाइज्ड है, मॉन्टेल्यूकास्ट एडवाइज्ड है, जरूरत पड़ती है तो जैसे भी आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया वो लें। आपके कोई ट्रिगर्स हैं तो उसको पहचानें, उनको हटाएं। कोई कोमॉर्बिडिटीज है, कोमॉर्बिडिटी से मतलब कि कोई और बीमारियां हैं जो अस्थमा को बिगाड़ सकती हैं, उनको कंट्रोल में लाएं। जैसे वजन बढ़ा हुआ है तो अस्थमा बिगाड़ सकता है, एसिडिटी है तो अस्थमा बिगाड़ सकता है, आपको जुकाम हो रहा है तो वो अस्थमा बिगाड़ सकता है, जुकाम का इलाज जल्दी करें। कोई इन्फेक्शन हो रहा है किसी को आसपास, उससे दूर रहें, क्योंकि आपके लंग्स वीक है, आप इन्फेक्शन जल्दी पकड़ोगे। तो ये कॉमन चीज़ें जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशन ही ऐसा है जिसमें अंदर एक्सपोजर ज़्यादा है तो आप मास्क वगैरह पहनिए, स्टीम गागल्स फ्रिक्वेंटली कीजिए। ये चीज़ें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, जो अवॉइड करेंगे। ठीक है। और कौन सी ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए उनको, सो दैट क्या कंट्रोल में रहे अस्थमा? दवाई का बराबर यूज़, एंड जो हमने बात की कि जो चीज़ें नहीं करनी अच्छे से, प्रिवेंशन ऑफ ट्रिगर्स का प्रिवेंशन रखना है, एंड दवाई का रेगुलर यूज है। बिल्कुल। एक्सरसाइज कोई पर्टिकुलर टाइप की करनी होती है, या फिर जैसे बहुत सारे लोग लंग्स वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक तो लंग्स की एक्सरसाइज होती है, दूसरा रेस्पिरेटरी मसल्स, जो हमारी चेस्ट की मसल्स हैं जिनसे हम सांस लेते हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है, बहुत हेल्पफुल होता है। तो मेरे पेशेंट्स अगर आगे पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो स्पायरोमीटर्स आते हैं, 3 बॉल वाली एक्सरसाइज आती है, इनको आप फूंक मारो और खींचो तो उससे एक्सरसाइज होती है। अगर आप योगा वगैरह करना चाहते हैं तो योगा वगैरह भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, सारी ये चीज़ें अच्छी हैं। ये कर सकते हैं। बेयर मिनिमम वॉकिंग, बेयर मिनिमम, बहुत ज़्यादा हैवी वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, कोई सारे स्पोर्ट्स स्टार्स करते ही हैं।
अस्थमा कंट्रोल रखो, बट एक्सरसाइज में लिमिटेशन नहीं करना। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, अगर हम जैसे हमने इतने सारे एस्पेक्ट्स पर बात कर ली, ऑलमोस्ट हर चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया है। अभी जैसे विंटर्स का टाइम है, पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इस वक्त अगर अस्थमा काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, तो 2-3 चीज़ें ऐसी जो लाइफस्टाइल में आप जो पेशेंट्स हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो शुरू कर दे ताकि कंट्रोल में रहे, तो वो 2-3 चीज़ें क्या-क्या होंगी, एक बार फिर से वो बता दीजिए। अगर आप ट्रिगर्स पहचान सकते हो अपने, आप ट्रिगर्स पहचानो, उनको हटाओ। जो हमने ट्रिगर्स जितनी भी बात की, वो भी ट्रिगर हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और ट्रिगर भी हो सकता है जो मैंने लिस्ट में ना डाला हो, पर आपको पता है कि मैं जब भी वो करता हूँ या जब भी कहीं जाता हूँ या जब भी कुछ खाता हूँ तब दिक्कत होती है, तो उसको अवॉइड करना। दूसरी चीज़, कुछ ट्रिगर्स हैं जिनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे पोल्यूशन है तो मास्क पहनिए। जैसे हमने बात की, मास्क भी ना 100% तो नहीं है, N95 भी 95% इफेक्टिव है, 5% तो फिर भी जा रहा है। एंड जितना पोल्यूशन है आजकल, उसका 5% भी बहुत ज़्यादा है जो हमें आगे प्रॉब्लम करेगा। तो उसको निकालने के लिए आप स्टीम और गरारे कर सकते हैं कि जो भी गंद के अंदर जा रही है वो आप स्टीम गरारे करके निकाल दें। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। अपनी थेरेपी पे कंप्लायंट रहिए। इस मौसम में स्पेसिफिकली थेरेपी को नहीं छोड़ना, थेरेपी से कंप्लायंस रखना है, टेक्निक ठीक होनी चाहिए। आई थिंक दैट वुड कवर फॉर मोस्ट अस्थमा पेशेंट्स। बिल्कुल। और अगर जैसे हमें एक इमरजेंसी किट तैयार करनी हो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए कि फॉर इमरजेंसी या SOS की ये सारी चीज़ें उनके पास हमेशा रहनी ही चाहिए, इफ इन केस अगर उन्हें अस्थमा का अटैक आ जाए, तो वो चीज़ें क्या-क्या होंगी जो उनको हमेशा अपने साथ रखनी अगर चाहिए? वो इनहेलर यूज़ करते हैं तो एक नेबुलाइजर का भी घर पे अरेंजमेंट कर सकते हैं कि अचानक दिक्कत हो तो नेबुलाइजर रख ले। नेबुलाइजर में जो दवाइयाँ हैं जिसके अंदर स्टेरॉइड और फॉर्मेट्रोल नाम की दवाइयाँ हैं या इनके अंदर अक्यूटली एक्टिव वाली दवाइयाँ हैं, वो अपने डॉक्टर से पूछ के वो लिखवाएं और अपने पास रखें। अगर आप स्टेरॉइड की गोली रख सकते हैं अपने पास कि आप अकेले रहते हैं, आपको लगता है आप नहीं जा पाएंगे, तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उस स्टेरॉइड की गोली भी आप ले सकते हैं कि एटलीस्ट इमरजेंसी बाईपास हो जाए, फिर आप जाके डॉक्टर को दिखा लें। मॉन्टेल्यूकास्ट के कॉम्बिनेशन आते हैं कई जो जुकाम वगैरह में मदद करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप अपने पास रख सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आप डॉक्टर को दिखा के ही लें। करेक्ट है। एक कॉमन क्वेश्चन पेशेंट्स का हमेशा रहता है कि अगर एक बार अस्थमा हो गया तो क्या ये कभी खत्म किया जा सकता है या सिर्फ कंट्रोल ही कर सकता है? अगर आप ट्रिगर हटा दोगे तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। अगर आपके ट्रिगर चलते रहेंगे तो ऑब्वियसली थेरेपी भी चलती रहेगी। मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता अगर ये एक बार डेवलप हो गया। अगर एलर्जी कभी भी पूरी तरह से जाती नहीं है। एक थेरेपी है इम्यूनोथेरेपी, जो यूजुअली मैं रेकमेंड करता हूँ कि रेप्यूटेड हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है नॉर्थ दिल्ली में, पटेल चेस्ट हॉस्पिटल, मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ अगर आप लोग को लेना है वहाँ से ले। क्या है कि आई थिंक ये वाला पार्ट, ये वाला कट कर देंगे यहाँ पे, कट तो इम्यूनोथेरेपी ले सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी में क्या है, शरीर को आदत डलवाई जाती है एंड आइडेंटिफाई किया जाता है कि 3 या 4 चीज़ें जो उसको सबसे ज़्यादा एलर्जी कर रही हैं, उनको पहचान के उनको सीरम बना के इंजेक्शन में दिया जाता है इंक्रीजिंग डोजेज में। तो इनिशियली वो हफ्ते में 3 बार होता है, फिर 2 बार, फिर महीने में एक बार, मिनिमम कम से कम 3 साल देना पड़ता है। तो जो मरीज जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी इनहेलर नहीं लेना चाहते, थेरेपी नहीं लेना चाहते, उनको एक बार बोल सकते हैं आप ट्राई कर लो ये। बट क्योंकि 3 साल के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि हम छोड़ पाए, उसके बाद भी हो सकता है हमें देना पड़े। कई मरीज 10-20 साल भी लेते हैं। तो अगर हमें वो उस रास्ते पे जाना है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो हटाने का। बट अगर आप कुछ चीज़ें कर सकते हो जैसे प्रिकॉशंस एंड उसी से आपका ठीक हो जाए, दैट इज बेस्ट। बिल्कुल, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक इस सेशन में हमने अस्थमा पे हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन गेन की है। आपने भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, सिम्टम्स हो, ट्रिगर फैक्टर्स हो, रिस्क पे कौन कौन से लोग हैं, कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है। आई एम श्योर ये जो सेशन है हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ ये सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यस, वेरी मच, थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपके मन में अभी भी अस्थमा से रिलेटेड कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।